नमस्कार बच्चों। मैंने बच्चों पहले कालांश में आप लोगों को पढ़ाया था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पहला पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में बच्चों पहला प्रश्न ही दिया है आपकी पुस्तक में कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकते। इसका मतलब है बच्चों, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। इसका मतलब पत्र और एसएमएस में क्या अंतर है। पत्र बच्चों अस्थाई होता है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है। पत्र से बच्चों आत्मीयता, प्रेम, गहरा लगाव होता है। पत्र बच्चों भेजने का सबसे सस्ता साधन है। साधन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। साधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप साइकिल से भी जा सकते हैं। भेजने का सबसे सस्ता साधन है, जबकि आपको एसएमएस के लिए मोबाइल की ज़रूरत होती है और आधुनिकतम संचार के साधन की ज़रूरत होती है। लेकिन पत्र के लिए किसी साधन की ज़रूरत नहीं होती है। पत्र से बच्चों आत्मीयता और प्रेम उमड़ता है। पत्र के माध्यम से आप अपने विचारों को बहुत दिनों तक संजोकर रख सकते हैं। लेकिन एसएमएस में हो सकता है आप इसको डिलीट करते हैं या ये अस्थायी हो, अस्थायी ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं हो सकता है। अर्थात पत्र की उपयोगिता हमारे समाज में बहुत है। पत्र जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग पत्र का सहारा ले सकते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव में हैं जो कि गरीब हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, फ़ोन नहीं है, आधुनिकतम संचार के साधन नहीं है। इसलिए पत्र जो है गांव के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण अंचल के लिए बहुत सस्ता साधन हो सकता है। तो बच्चों पहले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। इसका मतलब है बच्चों कि पत्र जैसा आनंद या पत्र जैसा प्रेम, पत्र जैसा गहरा लगाव, पत्र जैसी आत्मीयता एसएमएस से नहीं प्राप्त हो सकती है। ऐसा अरविंद कुमार सिंह जी का कहना है और यह सही। अब बच्चों आपको मैंने इसी पैराग्राफ में पढ़ाया था कि पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। बच्चों दूसरा प्रश्न आपका इसी पाठ पर आधारित है। प्रश्न अभ्यास से संबंधित पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। अब आपको मैंने इसमें बताया था बच्चों, पत्र को संस्कृत में खत कहते हैं, कागज कन्नड़ में कहा जाता है पत्र को, और उत्तरम तेलुगु में कहा जाता है, जाबू लेख यह तेलुगु में कहा जाता है, कड़ित बच्चों तमिल में कहा जाता है, पाती और चिट्ठी यह बच्चों संस्कृत में कहा जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पत्र को पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। बच्चों पत्र लेखन की कला के विकास के लिए आपको मैं बताऊं कि विश्व डाक संघ के द्वारा 1972 में एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाने लगी। तो आप कह सकते हैं पत्र लेखन से हम एक प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। दूसरा बच्चों आप देखिए, विभिन्न स्कूलों में जहाँ भी आप पढ़ते होंगे वहाँ पर एक विषय के रूप में भी पढ़ाया जाता है पत्र लेखन लिखिए। एक पत्र आपसे पूछा जाता है, अब वो चाहे शिकायती पत्र हो, चाहे औपचारिक पत्र हो, चाहे अनौपचारिक पत्र हो। तो औपचारिकता निभाई जाती है, अनौपचारिकता निभाई जाती है। इसलिए पत्र लेखन को हम विषय के रूप में भी
पढ़ते हैं। और पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए हम एक प्रतियोगिता भी आयोजित कर सकते हैं या किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पत्र लेखन की कला के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। बच्चों, पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार रखिए। देखिए बच्चों, धरोहर इसलिए, धरोहर का मतलब होता है कि आप किस तरह किसी संग्रहालय में या किसी पुस्तकालय में या किसी भी जगह आप इसको किस तरह लिखित रूप में सजो कर रख सकते हैं। यदि आपने इसको एक जगह रख दिया, संग्रहालय में या पुस्तकालय में, 10 साल 20 साल तक भी यदि रह गया, या बहुत सारे पत्र तो प्राचीन काल में जो गांधी जी के पत्र हैं, नेहरू जी के पत्र हैं और विभिन्न कवियों लेखकों के पत्र हैं, तो ये संग्रहालय में रखे गए हैं। यदि हम उसको पढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है। इसका मतलब उसको हम सजोकर धरोहर के रूप में रख सकते हैं। लेकिन एसएमएस को हम नहीं रख सकते हैं। किसी मोबाइल में लिखे गए विचार को हम बहुत दिनों तक सजोकर नहीं रख सकते हैं। केवल ये तत्कालिक होता है, तत्काल समय में हम इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक इसको धरोहर के रूप में नहीं रख सकते। अब अगला प्रश्न है बच्चों, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? बच्चों, पत्र जो है, पत्र की उपयोगिता शिक्षाप्रद है। संग्रहालय में इसको, जैसा कि हमने आपको बताया, संग्रहालय में, पुस्तकालय में इसको सजोकर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल इसका स्थान नहीं ले सकते हैं। इसलिए दोनों में अंतर है। अब बच्चों देखिए, आप इसको दूसरे पैराग्राफ में देखिए। दूसरे पैराग्राफ में बहुत अच्छे ढंग से आज मैं आपको दूसरा पैराग्राफ बताने जा रहा हूँ। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संपर्क पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल गई। अब इसमें बच्चों ध्यान से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग जानते हैं, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनका भारत में बहुत सारा योगदान था। औद्योगिकरण, कृषि क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र को इन्होंने मंदिर कहा। बहुत सारे विकास इन्होंने इनके समय में हुए और 2 कार्यकाल इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में पूरा किया। तो इसमें आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी आप जान सकते हैं। दूसरा बच्चों, 1953 की बात, जिस समय वो देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकरे या फिर तेज घोड़े रहे। आप समझ सकते हैं कि संचार के साधन प्राचीन काल में, आज़ादी के बाद, आप देखिए बहुत मतलब आज़ादी के पहले भी आप समझ लीजिए कि आप कबूतर संदेशवाहक हुआ करते थे, पक्षी संदेशवाहक हुआ करते थे, पत्रवाहक का काम करते थे। बहुत सारे मतलब जैसे आप देखिए, बादल को संकेत करते हुए सजीले सावन को, साहित्यकारों ने सजीले सावन को संकेत करते हुए लिखा है। आप देखिए कृष्ण जी के समय में उद्धव जी संदेशवाहक हुआ करते थे। जब गोपियाँ कोई भी संदेश श्री कृष्ण भगवान को देना चाहती थी तो उद्धव के माध्यम से संदेश भिजवाती थी। इसका मतलब उद्धव संदेशवाहक होते थे। और पहले उसके बाद बच्चों, हरकरे का मतलब है जैसे घोड़े संदेशवाहक हुआ करते थे, घोड़ों के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो 1-1 किलोमीटर पर एक आदमी दौड़ता था और पत्र लेकर के फिर वहाँ पहुँचता, फिर दूसरा पहुँचाता था 1 किलोमीटर के लिए, फिर दूसरा, इस तरह जो 1-1 किलोमीटर। कहने का मतलब मेरा ये है कि संचार के साधन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हुआ करते थे, चाहे वो पक्षी हो, चाहे एक इंसान के रूप में हो, या घोड़े के रूप में हो, या कोई और तरीके, जैसे मैंने बताया कि दूरी को
एक बिंदु बना करके जो है पत्र को पहुंचाया जाता था। तो किसी न किसी रूप में प्राचीन काल में बहुत सारे संचार के साधन हुआ करते थे, लेकिन ज्यों-ज्यों तकनीक क्षेत्रों में विकास हुआ, संचार के साधन बदलते गए, जो कि आज मोबाइल और ईमेल जैसे आधुनिकतम संचार के साधनों ने ले लिया। तो बच्चों, इसके बाद जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इसका मतलब ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से भी संचार के साधन आवागमन शुरू हो गया, संचार के साधन का प्रयोग होने लगा। रेलवे और तार आपने सुना होगा, जब कभी कोई मान लीजिए किसी का इंतकाल हो जाता था, किसी के मृत्यु हो जाती थी, तो तुरंत लोग तार के माध्यम से अपने संदेश भिजवाते थे। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का काम शुरू किया। तार से पहले रेलवे के माध्यम से पहुंचाते थे, लेकिन जैसे ही तार का प्रयोग किया जाने लगा, आविष्कार हुआ, उस समय द्रुत गति से, त्वरित डाक से समाचार को भिजवाया जाने लगा। अब आप बच्चों जाने टेलीफोन वायरलेस और रडार तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि हमारे भारत में, हमारे देश में आधुनिकतम संचार साधन का प्रयोग वर्तमान में बहुत तेजी से हुआ। अब बच्चों अगले पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले पैराग्राफ में आपको बहुत अच्छे ढंग से डाक व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी यानी 100 साल के, आज की वर्तमान शताब्दी के पहले, शताब्दी का अर्थ होता है 100 साल, शत माने होता है 100, अवधि 100 साल, यानी 100 साल के लिए जो शताब्दी में आपको मालूम है कौन सा मास है बच्चों, दीर्घ समास है। तो पिछली शताब्दी, पिछले 100 साल में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। पत्र लेखन एक कला के रूप में विकसित हो गया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए। डाक व्यवस्था में बच्चों हमारी तत्कालीन सरकार ने और हमारी तत्कालीन सरकारी व्यवस्था ने डाक विभाग में बहुत सुधार किया और बहुत प्रयास किया कि किस तरह पत्र जो है आसानी से ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम बिंदु तक पहुँच सके। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। पत्र लेखन की शैली को बढ़ाने के लिए, पत्र लेखन की कला को बढ़ाने के लिए बच्चों, जिसकी संस्कृति नहीं है यहाँ, संस्कृति यानी इसकी संस्कृति को, इसकी सभ्यता को, इसकी कल्चर को विकसित करने के लिए विभिन्न स्कूलों में, आप देखिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल कर लिया गया है, जिससे पत्र लेखन के रूप में अपनी ऊंचाइयों को छू सके। भारत ही नहीं बच्चों, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले, मतलब भारत में ही नहीं स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में भी यह शामिल किया गया, प्रयास किया गया। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ और भारतीय डाक संघ ने दोनों ने अपनी ओर से बहुत काफी प्रयास किया कि लेखन किस तरह कला के रूप में विकसित हो। उसके लिए विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए 16 वर्ष, विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया। कब बच्चों, ये 1972 से शुरू किया गया। 1972 से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन की प्रतियोगिता का आयोजन कब से प्रारंभ किया, तो ये 1972 से इसका सिलसिला शुरू हो गया। यही सही है बच्चों, मतलब यह बात सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। तो आप कह सकते हैं बच्चों, खास तौर से बड़े बड़े शहरों में और महानगरों में, बड़े बड़े महानगरों में संचार साधनों का तेज विकास हुआ। आप आज देख रहे हैं वर्तमान में पत्र लेखन की आवश्यकता तो उस समय तत्कालीन समय में थी, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार थी, लेकिन वर्तमान में बच्चों बड़े बड़े शहरों में संचार के साधन का द्रुत गति से, तेज गति से विकास हुआ।
और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही। इसका परिणाम हुआ कि जब आधुनिकतम संचार साधन का विकास हुआ तो पत्रों की आवाजाही भी प्रभावित, यानी पत्रों की आवाजाही आवागमन पर प्रभाव पड़ा। क्योंकि अब जो समाचार आप मतलब समय से लेट है पहुंचने के लिए इंतजार आपको करना पड़ता था, आप तुरंत जो ईमेल से या मोबाइल से आप बातचीत करके आप तुरंत भेज सकते हैं, इसलिए पत्रों की आवाजाही प्रभावित। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से, लेकिन बच्चों आज भी बहुत सारे गाँव में अधिकतम संचार के साधन नहीं पहुंच पाए हैं या सबके पास नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं गाँव में अभी भी चिट्ठियों के सहारे, पत्रों के सहारे ही विचारों का आदान प्रदान होता है। देहाती बच्चों, देहाती जो है, देहात से देहाती, इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा है, प्रत्यय क्या है, बड़ी। तो देहाती, देहात जो है संज्ञा है, बड़ी की मात्रा जोड़ दीजिए, देहाती ये हो गया विशेषण। तो इस प्रकार से देहाती दुनिया, दुनिया का मतलब है विश्व, आज भी देहाती दुनिया, यानी देहाती दुनिया यहाँ से मतलब है देहाती गाँव में आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल में चिट्ठियों की तेजी को रोका। इसका मतलब बच्चों फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल जैसे आधुनिकतम साधन से, संचार के साधनों से चिट्ठियों की दुनिया, अनूठी दुनिया, चिट्ठियों की दुनिया प्रभावित है। क्योंकि जब चिट्ठियों का स्थान आधुनिकतम संचार साधन ने ले लिया तो इसका भी प्रभाव पड़ा कि चिट्ठियों का अब उतना प्रचलन धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि आधुनिकतम संचार के साधन तत्काल सूचना प्रेषित करने लगे, पहुंचा लगे। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही, लेकिन बच्चों इसके बावजूद भी व्यापार जगत में डाक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत से सारे सामान आपको डाक से ही भिजवाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़ा की दुकान है या आप देख लीजिए किसी की दुकान है, तो डाक से ही बहुत सारे सामान वो कराए जाते हैं और भिजवाए जाते हैं। इसका मतलब व्यापारिक डाक की संख्या तो बढ़ रही है और केवल तत्कालीन सूचना के लिए आधुनिकतम संचार के साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन व्यापारिक डाक की संख्या, क्योंकि व्यापार जगत में बहुत सारे काम डाक से, बहुत सारे सामान मंगाए जाते हैं, इसलिए व्यापारिक डाक की संख्या लगातार